जो चैप्टर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है आपके 11th 12th, मतलब हालांकि बेसिकली 12th में नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो है ना बेटा बहुत जगह यूज होता है। मैं आपको एक हकीकत की बात बताऊं, आपको जैसे आगे आगे जैसे आप पढ़ते जाओगे, बड़ी क्लास में जैसे आते जाओगे, सी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आओगे, तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी यूज होता है काफी अच्छे तरीके से। तो इसको सिर्फ चैप्टर मान के आप इसको यूज मत करना। अगर आप मैं मानो तो आप इसको एज अ चैप्टर नहीं, एज अ जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि हम लोगों के यूज में होता है, डे टू डे एक्टिविटी में जो होता है, तो उस तरीके से इसको चैप्टर को पढ़ना है आपको। ठीक है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन होता है, देखिए डेप्रिसिएशन जो होता है ना, ये जो लगता है ना, ये फिक्स एसेट पर लगता है। जितने भी हमारे जो आसपास सराउंडिंग में जितने भी एसेट्स होते हैं ना, वो तो ये इन सबों में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है ना। अब आप कहोगे जैसे कि एसेट्स, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं देखिए। पहली बात तो जितने भी फिक्स एसेट होते हैं एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है। जितने भी फिक्स एसेट होंगे सिर्फ उन्हीं पर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके अलावा किसी पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारे एसेट में हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। पहला एसेट होता है हमारा टेंजिबल एसेट और दूसरे होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। अब आप लोग इतना तो जानते होंगे कि जो टेंजिबल एसेट होते हैं हमारे बेसिकली, उनको हम टच एंड सीन कर सकते हैं, यानी उनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे इनटेंजिबल एसेट होते हैं ना बेटा, उसको हम टच एंड सीन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मतलब उनको देख नहीं सकते, ना हम उनको देख सकते, ना उनको महसूस कर सकते, बस हम एक विजुअलाइज कर सकते हैं, हाँ ये चीज एग्जिस्ट तो करती है। ठीक है ना। तो आपके जो टेंजिबल एसेट होते हैं वो क्या क्या होते हैं देखिए। ये होती है आपकी लैंड, बिल्डिंग, आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, ठीक है, कार, ठीक है ना। ये सब जो चीजें होती है ना, ये आपके बिजनेस में डे टू डे जो एक्टिविटी होती है ना, उसमें रोल रखती है। ठीक है ना। तो आपके जो बिजनेस में ना, देखो लैंड आपके लिए बहुत जरूरी है, बिल्डिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, मशीनरी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन बेटा इसमें साथ साथ ना हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमें उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो हमें रिड्यूस करनी होती है, हमें उनकी वैल्यू को कम करना होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिल्डिंग जो हम बनाते हैं ना, इसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। एस्टिमेटेड लाइफ यानी एज्यूम करी लाइफ, कि हमारी जो बिल्डिंग है सपोज कर लो कि ज्यादा से ज्यादा 50 ईयर तक चलेगी। उसके बाद वो बिल्डिंग ना अपनी जो मौजूदगी होती है ना, वो खोने लग जाती है, एक तरीके से वो बेकार होने लगती है। कभी यहाँ से बिल्डिंग में क्रैक आ गया, कभी वहां से बिल्डिंग में क्रैक आ गया, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद ना उसकी वैल्यू बिल्कुल ही बेकार हो जाती है, वो चीज ही बेकार हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब एक और चीज बता दूं, इंटेंजिबल एसेट में जो लैंड आता है ना बेटा, लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? लैंड पे डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं चार्ज होता क्योंकि बेटा जो लैंड की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, समय के साथ, ना कि घटती है। अब लैंड की वैल्यू बढ़ती क्यों है? अब लैंड की वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारे देश में इतनी जनसंख्या है बेटा, ठीक है ना, जमीन बहुत महंगी है बेटा। यहाँ पे आप अपने आसपास अगर आप इलाके में देखोगे तो आप ना जमीन पर हाथ नहीं रख पाओगे। हाथ रखने का मतलब होता है उसे खरीद नहीं पाओगे बेटा, इतनी महंगी जमीन है। तो इसीलिए ना इस पे लैंड पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। हाँ, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है। हाँ, लैंड और बिल्डिंग दोनों अलग है। समझ में आ रहा? लैंड होती है जमीन, ठीक है ना, और बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी करी जाती है। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग इसके ऊपर खड़ी करी जाती है, ठीक है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है वैसे बेसिकली, हाँ, लेकिन ये बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये बिल्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आके बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन लैंड तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा ना, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए लैंड की कीमत नहीं, मतलब लैंड की मतलब लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता बेसिकली, ठीक है ना। और वो मैंने आपको रीजन बता दिया क्योंकि इंडिया में बेसिकली वैसे भी और मतलब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे जमीन खरीदना बहुत मुश्किल है यार, ठीक है ना। तो मेन चीज है कि आप लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेंगे पहला, ठीक है ना। और जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एसेट पे लगता है, और एसेट हमारे टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट भी होती है, ठीक है ना। अब इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, अब ये आप समझ लीजिए।
बेसिकली टेंजिबल जो इंटेंजिबल असेट होते हैं ना वो गुडविल होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले लो आप लोग, देखिए इसके अंदर आती है गुडविल, ठीक है। और आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले लो आप लोग, ठीक है। और आपके फोन के अंदर का सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है ना। और क्या चीज हो सकती है, पेटेंट। अब आप लोग सोचोगे कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट वो होता है बेटा, जैसे कि अगर किसी मैंने चीज का आविष्कार किया है, मतलब किसी कोई चीज मैंने बनाई है, खुद ने बनाई है, ठीक है ना, तो एक उसका पेटेंट राइट होता है, ठीक है। कागज होता है उसमें पेटेंट राइट होता है, उसमें मैं ड्रॉ करके लिख के देखता हूँ कि ये मैंने चीज इस तरीके से बनाई है, तो उसका मुझे अधिकार मिल जाता है, समझ में आ रहा है। तो लेकिन बेटा आप भी कहोगे सर वो तो पेटेंट है उसको तुम छू रहे हैं, नहीं बेटा आप कागज को छू रहे हो ना कि पेटेंट को छू रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो पेटेंट, और हाँ पहली चीज जो गुडविल होती है ना, गुडविल आप देख नहीं सकते बेटा। गुडविल क्या होती है, बेसिकली किसी भी बिजनेस के लिए रनिंग करने के लिए, किसी भी कंपनी को रनिंग करने के लिए बेटा कंपनी की गुडविल देखी जाती है। अगर मार्केट में कंपनी की गुडविल अच्छी है तभी सामने वाला जो है ना वो उस पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, अदरवाइज कंपनी में पैसे नहीं लगाती पब्लिक, ठीक है ना। अगर मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है किसी की अगर गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है यानी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो पैसे नहीं देता है टाइम टू टाइम पे, तो आप भाई उसकी कंपनी के शेयर क्यों खरीदोगे या उसकी कंपनी में इन्वेस्ट भी क्यों करोगे, समझ में आ रहा है ना बेसिकली। तो इसीलिए, ठीक है ना। हाँ लेकिन इंटेंजिबल एसेट आपके कौन कौन से होते हैं, गुडविल होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, फोन का सॉफ्टवेयर हो गया, और पेटेंट वगैरह, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं वो, लेकिन मेनली यही है, ठीक है ना। अब इसमें हाँ इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बेटा, ठीक है ना। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो इस पर डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन ही कहते हैं, इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन, समझ में आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको डेप्रिसिएशन ना कह के हम लोग क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि गुडविल को, फोन के सॉफ्टवेयर को, पेटेंट को या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम अमोर्टाइज कर रहे हैं, यानी अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे वर्ड आपके में यूज आएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली आगे वर्ड आएगा आपके में, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि डेप्रिसिएशन जो है वो किन किन चीजों पे चार्ज होता है, टेंजिबल एसेट पे भी होता है, इंटेंजिबल एसेट पे भी होता है, ठीक है ना। हाँ ये सभी फिक्स एसेट है भाई, गुडविल भी फिक्स होती है, समझ में आ गया ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब चीजें, ठीक है ना, फिक्स वगैरह होता है सब, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन बस बेसिकली इस पे होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो अभी तो हमने बेसिकली ये पढ़ लिया। हाँ अब एक और चीज मतलब दिमाग में याद रखने वाली बात होनी चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये आपकी मेनली टू मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है ना। जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये आपकी बुक में दो तरीकों से ही चार्ज होता है, मतलब दो तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे निकाल तो हम 7-8 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप छोटे हो तो बेसिकली आपको बस दो ही तरीके आपको यूज करने हैं, ठीक है ना। एक करना है आपको एसएलएम मेथड, चलो मैं शॉर्ट में नहीं लिखना, पहले स्पेलिंग लिख दे रहा हूं उसकी पूरी, ठीक है। पहला होता है एसएलएम मेथड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड होता है डब्ल्यूडीबी मेथड, जिसको हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है ना। इसको हम एसएलएम कहते हैं और इसको हम डब्ल्यूडीबी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डब्ल्यूडीबी मेथड, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी बेटा नाम होते हैं, ठीक है ना। हम इसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है ना, या इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, समझ में आ रहा है, ठीक है। डब्ल्यूडीपी को जो हम कहते हैं, एक तो हमने रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड कह दिया, और इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी हम लोग कहते हैं, या फिर हम इसको रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो मेन बेसिकली बेटा इनके जो नाम होते हैं ना, ये इसके 3 नाम होते
इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से कह सकता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन मेथड बताइए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बताइए और फाइनल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बताइए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और डब्ल्यूडीवी का जो नाम होता है, एक तो रिटर्न वैल्यू मेथड होता है, दूसरा आपका होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और तीसरा आपका रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड होता है, ठीक है। तो मेनली फिलहाल इनके नाम यही होते हैं, और भी किसी तरीके से बुलाएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आप इसको नोट कर लो, ठीक है, और इसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन बताने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको करा दे रहा हूँ जिससे आपको स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप ले लो, कोई आपने मशीन परचेज करी है, ठीक है ना, मशीन परचेज, मशीन परचेज करी है आपने, सपोज कीजिए 1 लाख की करी है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर सपोज कीजिए कि उसको इंस्टॉल करने में भी कुछ खर्चा आ गया है, सपोज कर लो 50,000 आ गया है, ठीक है ना, 50K, समझ गए होंगे आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, के का मतलब है यानी 50,000, ठीक है ना, 50,000 उसने ये खर्च कर दिया, ठीक है ना। अब उससे कहते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालिए, ठीक है ना। अगर हाँ, पहली चीज एसएमएम मेथड में भी जो डेप्रिसिएशन है वो आपसे दो तरीके से पूछ सकता है, मतलब डेप्रिसिएशन जो हम निकाल सकते हैं ना, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपली आइडिया बता दूं, एक रफली बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो डेप्रिसिएशन है ना, हम कितने टाइप से निकाल सकते हैं। मेनली 2 टाइप से हम निकाल सकते हैं, तो हम बात करेंगे कि हम डेप्रिसिएशन को कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, इसमें हमें रेट दे दिया डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे दिया इसने, अगर 10% दे दिया मैं निकालने के लिए, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि हमें 2 ईयर का, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितने का करना है, 2 साल का डेप्रिसिएशन का चार्ज करना है हमें मेनली। तो हम डेप्रिसिएशन जो निकालते हैं, निकालेंगे, देखिए मेरी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, ब्रैकेट में मैंने एम लिख दिया, ठीक है ना, मेरी कॉस्ट ऑफ जो मशीन है वो कितने की बेटा 1 लाख की है, ठीक है ना, और मुझे रेट जो दे रखा है वो 10% का दे रखा है। तो जो मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, ठीक है ना, जो मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया फर्स्ट ईयर का, वो कितना आ गया बेटा 10,000 आ गया, ठीक है ना। ऐसे मुझे सेकंड ईयर का निकालना हो, ठीक है ना, लेकिन इसको मैंने 1 लाख में से माइनस कर दिया 10,000 को, तो अब मेरी जो करंट में जो असेट की जो वैल्यू रह गई है बेटा वो रह गई 90,000, ठीक है ना। अब फिर से मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, अब फिर से डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे सेकंड ईयर का, तो बेटा वो भी 10,000 ही होगा। अब मेरी वैल्यू कितनी रह गई मशीन की 80,000। अब देखिए मीनिंग समझिए, अब ये क्या कह रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट यानी हमेशा जो एसएलएम जो यूज होगा उस पर जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा ना, दिमाग में रट लो चाहे कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला जाता है। और जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट जो वैल्यू है ना मशीन की वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन लगता है बेटा वो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है, एसएलएम मेथड में, समझ में आ रहा है। और देखो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, देखो फिक्स है मेरी इंस्टॉलमेंट 10,000 यानी दोनों साल मेरी जो इंस्टॉलमेंट लगी है फिक्स लगी है 10,000 बेटा, 1,000 मतलब 1,000 इसमें से कम नहीं कराई, ठीक है ना, बिल्कुल हमने एग्जैक्ट फिक्स किया है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड नाम, इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम और एसएलएम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने आपको मेनली बता दिया कि डेप्रिसिएशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जो डेप्रिसिएशन है ना इसको निकालने के भी बेटा 2 मेथड होते हैं, समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन निकालने के भी 2 मेथड होते हैं, ठीक है ना। या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या कह रहा हूं मैं, या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना, गिवन होगा हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखिए या तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो मुझे इसको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे इसको किससे निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अब इसकी बात मैं करता हूं, ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया हुआ आई हो, ठीक है, पॉज करो जो भी करो, बता रहा हूं भाई इसको, अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए भाई अब इसमें, अरे यार मिट गई, चलो दोबारा लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है।
अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कोई बात ही नहीं, तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना हो तो मुझे डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? देखिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है इसका। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। जो डेप्रिसिएशन लगता है बेटा, जो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया, मैं फिर बोला हूं, अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो मुझे किस तरीके से निकालना है, तो मुझे इस तरीके से निकालना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि जो हमारे डेप्रिसिएशन को निकालने के बेटा दो मेथड होते हैं, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन को निकालने के जो दो मेथड होते हैं, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर फॉर्मूले ऑफ डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो हम इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। देखिए मेन चीज जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है, वो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, प्लस इंस्टॉलमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो मेनली जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो ये फॉर्मूला होता है कि डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। समझते हैं मेन चीज की इसको एग्जांपल से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा हल्का सा वीडियो में थोड़ा लंबा सा हो जाएगा ये एग्जांपल थोड़ा, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको समझाना पा रहा हूँ, ठीक है। समझाने इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चों के समझ में नहीं आता है कि सर ये इंस्टॉलमेंट जो है ना, इसकी जो भी कॉस्टिंग वगैरह होती है, ये मशीन की कॉस्ट में ही क्यों जोड़ा जाता है बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ कीजिए कि आपने परचेज करी एक मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितने की करिए बेटा? 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख की आपने मशीन परचेज करी, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर कुछ इंस्टॉलमेंट के चार्जेस आए, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट चार्जेस सपोज कर लो बेटा 50,000, समझ में आ रहा है। मैंने 50,000 रुपए का आपका इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट का खर्चा हुआ है मशीन को इंस्टॉल करने में, समझ में आ रहा है, उस पर भी खर्चा हुआ है, ठीक है। अब इसकी स्क्रैप वैल्यू दे दी, ठीक है। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? मेनली स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो ये होती है एक तरीके से, जब मशीन हमारी, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये जो मशीन है मेरी 10 साल बाद खराब हो जाएगी, समझ में आ रहा है, ये 10 साल बाद बेकार है, कबाड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो कबाड़ में बिकेगी उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, यानी जो कबाड़ में जो भंगार का जो रेट होता है ना, वो कितने में बिकेगा। ये जो भंगार है ना बेटा, ये बिकेगा 20,000 रुपए में, सपोज करो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, समझ में आ रहा है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ सपोज कर लो 10 ईयर, यानी 10 साल चलेगी ये वाली मशीन, समझ में आ गया। अब परचेज करके 1 लाख की, इंस्टॉलमेंट चार्जेस 50,000 के, स्क्रैप वैल्यू 20,000 की और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने की हमारी 10,000 की, ठीक है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे जो अभी मैंने लिखवाया था, तो इजीली आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट यानी परचेज मैंने कितनी की करी है, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो कॉस्ट कितने की मेरी 1 लाख, ठीक है। कॉस्ट मेरी कितने की हो गई 1 लाख की बेटा,
इस पर मैं प्लस कर दूंगा 50,000 के मेरे इंस्टॉलमेंट चार्जेस होंगे, माइनस कर दूंगा कि मेरी 20,000 की आने वाले 10 ईयर बाद क्या हो जाएगी, बिक जाएगी, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी इसकी 10 ईयर, तो कितना हो गया 1.5 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 10, तो मेरा निकल के आ गया ये 1,30,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 13,000। तो 13,000 बेटा मेरा क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया। अब मैंने इस साल मैंने डेप्रिसिएशन मुझे निकालना था और मैंने डेप्रिसिएशन फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। बेटा मेनली मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं, क्योंकि क्या भाई फॉर्मूले में पुट कर दो ऐसा वैल्यू और आपका आंसर निकल जाएगा। मेन चीज जो मुझे समझानी है ना, वो समझानी है ये इंस्टॉलमेंट चार्जेस क्या होते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए सपोज कीजिए ये कोई शिप है, आप जो मशीन मंगा रहे हो कहीं बाहर से मंगा रहे हो, किसी फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हो, ठीक है ना, ये शिप है, आपने शिप से मंगा लिया, ठीक है, आपने शिप से मंगा ली मशीन, क्या मंगाई, मशीन। अब ये जो मशीन है देखो भाई, अब वो शिप से इसको उतारेगी लेबर, चढ़ाएगी लेबर, तो उसको कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, एक तो लोडिंग, लोड करना मशीन को, ठीक है ना, जब शिप पे ये रखी गई होगी मशीन, ठीक है ना, लोडिंग, फिर इसको उतारा भी गया होगा, अनलोडिंग चार्जेस, फिर इसको ये आपका बिजनेस है यहाँ पे, यहाँ पे आपका बिजनेस है। अब यहां तक जो लाने के लिए एक तो उसको लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस देने पड़े होंगे, वेजेस का देना पड़ा होगा, कैरिज का खर्चा देना पड़ा होगा, जीएसटी भी देनी पड़ी होगी, एंड देन यहां तक आया होगा, फिर यहां पे दोबारा से मशीन को उतारा गया होगा, ठीक है ना, यानी अनलोड किया गया होगा, फिर इसको इंस्टॉल किया गया होगा, इसके इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसके खर्चे होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये सभी खर्चे है ना बेटा इस मशीन पे ही जुड़ेंगे। समझ में आया। यानी जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, कैरिंग वेरिंग जीएसटी, फिर दोबारा से उसको उतारना, उसको इंस्टॉल करना, तो ये बेटा ये सब जो खर्चे हैं ना, ये सब मशीन को मतलब मशीन पे ही चार्ज होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेरी मशीन है, जब तक ये रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाती है, कौन सी कंडीशन में बेटा, रनिंग कंडीशन, जब तक ये मशीन मेरी रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाती है, जब तक इस पर जितने भी खर्चे लगेंगे वो सभी बेटा इस मशीन के ही खर्चे होते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि अभी हमने लगाया था कि हमने कोई मशीन खरीदी है 1 लाख की, अब भाई वो चालू ही नहीं हुई है, ठीक है ना, अब उसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तभी तो चालू होगी, जब चालू होगी तभी से तो हम उस मशीन को यूज करेंगे, ठीक है ना। जब तक हमारी मशीन, जब तक हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारी मशीन चालू नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या है कि ये मशीन के ही एक हिस्सा होता है जो भी कॉस्ट होती है। अब सपोज कर लो, देखो नॉर्मली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर में एसी है, आप एसी लेके आए, आप एसी आप सपोज करो 50,000 का एसी लेके आए हो, अच्छा सा एसी है भाई, ठीक है ना, ओ जनरल का लिया है, तो 50,000 तो उसकी एसी की कॉस्ट है, लेकिन बेटा उसके ऊपर और भी खर्चे होते हैं। आपका एसी सिर्फ 50,000 का नहीं है, उसके लिए जब उसका जो आउटर होता है, जो आपको छत पर रखा जाता है या आपके बाहर मतलब लगाया जाता है सॉफ्टवेयर को, तो उस पर कॉपर का एक तार जाता है, ठीक है ना, कॉपर का पाइप होता है बेसिकली, वो जाता है, उसके साथ तार भी जाता है, ठीक है ना, 3 फेज का, ठीक है। तो देखिए कॉपर का पाइप भी होता है, कॉपर का पाइप आप सपोज करो 7,000 का आपको पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि 220 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है, वो मुझे मालूम बहुत महंगा होता है, ठीक है। फिर आपके वायर भी आते हैं, ठीक है, सपोज कर लो 1,000 के वायर हो गए, ठीक है। और क्या क्या खर्चा आ सकता है उसके ऊपर, हाँ कोई स्टेबलाइजर भी होता है, वो भी 3-3,500 से कम का नहीं होता है। तो ये सभी खर्चे बेटा उसके ऊपर हो रहे नहीं हो रहे, तो यानी आपके जो ऊपर की ओर खर्चे कितने हो गए, 11,000 के। अगर आप कॉपर का पाइप नहीं लेके आओगे, अगर आप वायर नहीं लेके आओगे, आप स्टेबलाइजर लेके नहीं आओगे, तो आपका एसी वर्क ही नहीं करेगा, यानी वो चालू ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो उस एसी को चालू करने के लिए जो उस पे खर्चे हो रहे हैं वो सभी उसकी कॉस्ट में जुड़ते हैं बेटा। मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे कि जो मेरी मशीन भी थी, जब तक मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, स्टॉल के ऊपर मेरे 50,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, जब तक वो मशीन रनिंग कंडीशन में आएगी ही नहीं। ऐसी एसी है वो रनिंग कंडीशन में आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये सब जो
खर्चे होते हैं ना वो उनकी कॉस्ट में ही ऐड करके बताए जाते हैं। तो अब आप अपना एसी 50,000 का नहीं बताएंगे, अब आप अपना एसी जो है वो 61,000 का बताएंगे, ना कि बेटा 50,000 का। समझ में आ रहा है इतनी बात? तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि इंस्टॉलमेंट चार्जेस वगैरह है वो उसका क्या यूज होता है, कैसे करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस यही तक मैं समझना चाहता था। तो आगे का जो पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे डिस्कस, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में